और पांच के पंच में पहली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक अहम निर्देश आज जारी किए हैं। क्या है निर्देश, आपको बता दें कि प्रशासन ने कश्मीर घाटी में मंदिर की संपत्तियों को अवैध रूप से यानी गैर कानूनी तरीके से पट्टे पर देने के मामले के जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच एसआईटी करेगी। मंडल आयुक्त कार्यालय ने उपायुक्त कश्मीर संभाग को इस मामले में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिरों, गुरुद्वारों व अन्य धार्मिक स्थलों की अपडेट सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है। जम्मू कश्मीर पेश फोरम ने इस संबंध में एलजी को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पिछले 33 साल से किसी भी सरकार ने अल्पसंख्यकों के मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। कोर्ट के बार बार आदेश जारी करने के बावजूद भी मंदिरों की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया और यही वजह है कि अब निर्देश दिए गए हैं कि अवैध रूप से मंदिर की संपत्तियों को पट्टे पर देने के मामले की जांच अब होगी। ये जांच की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, ये कई सवाल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी जांच एसआईटी करेगी। साथ ही मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों की अपडेट सूची भी तैयार रखने के लिए, पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए इसी के साथ कहा गया है। तो मंदिर की संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से पट्टे पर देने से जुड़ा हुआ ये मामला है। पिछले 33 सालों से कहा जा रहा है कि शिकायत आती रही कि अल्पसंख्यकों के जुड़े मामले जो हैं से जुड़े जो मामले हैं उन पर सही तरीके से कदम नहीं उठाया गया और इस हवाले से कोर्ट के कई बार आदेश भी देखे गए, लेकिन आदेश का पालन जमीनी सतह पर सही तरीके से नहीं हुआ। उसके बावजूद भी, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया। अब एलजी प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अवैध लीजिंग के मामले में एक बड़ा ऐलान करते हुए एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि अब गैर कानूनी तरीके से मंदिरों की संपत्ति को पट्टे पर दिए जाने की जांच होगी, फिर उसके बाद जो कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र अंबरदार साहब है, कश्मीरी पंडित हैं और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका इंतजार है। सुरेंद्र साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, स्वागत आपका, वक्त देने के लिए शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहूंगी, जो एलजी प्रशासन का फैसला है, जैसे कि हम जान रहे हैं कि पिछले 33 सालों से इस हवाले से शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन अब एलजी प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए हैं कि मंदिर की संपत्तियां जो अवैध तरीके से लीज पर दी जाती रही हैं उनकी जांच होगी। इस निर्देश को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद आपका। नहीं, हमने देखना ये है कि जब इंसर्जेंसी के बाद जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार किया है कश्मीर में और जो जितने भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने कश्मीर में जो सनातन के और जो भारत के सिंबल्स थे उनको इरोड करने का पूरा प्रयास किया और उसमें उसी प्रोसेस में बहुत सारे माफिया जिनका कनेक्ट लोकल पॉलिटिकल पार्टी से था, हुर्रियत कांग्रेस से था, उन सब ने उसका नाजायज फायदा ले लिया। हालांकि 1997 में डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट के नाम से जम्मू कश्मीर सरकार ने एक एक्ट भी लाया था, पर जो ये कहा जाता है कि हाँ सरकार आपकी है, हमारी है, पर सिस्टम उनका है, वो प्रूव होता है कश्मीर में कि सिस्टम उनका ही था। जितने भी ग्रीवेंसी थी कश्मीरी पंडित की उनको अटेंड नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि धारा 370 के कंट्रोवर्शियल क्लासेस समाप्त होने के बाद जो रिट ऑफ द स्टेट है वो एस्टैब्लिश हो रही है और उसमें आप देख लेंगे कि 2021 का भी एक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 53 जून 21 को आया था। वो जो कश्मीरी हिंदू की जो डिस्ट्रेस सेल प्रॉपर्टीज थी उसमें वो जो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, तो उसमें एग्जीक्यूशन के कुछ स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड ऑर्डर्स थे जी। और उसके बाद हजारों के तादाद में जो डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट में जिनकी ग्रीवेंसेस थी उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया गया। और ये जो अभी जिस विषय को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं ये 2022 का ऑर्डर है, 5 ये मई का ऑर्डर है 2022 का जेडी का ऑर्डर, और इसका एग्जीक्यूशन के लिए अभी सरकार ने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट किया गया। सुरेंद्र साहब, आप कुछ देर पहले ये कहते हुए नजर आए कि पहले सिस्टम उनका था, हमारा नहीं था। हमारा का लफ्ज का इस्तेमाल आपने नहीं किया, आपने कहा कि पहले सिस्टम उनका था। तो क्या आप मानते हैं कि आपका सिस्टम है? अभी तो एलजी प्रशासन काम कर रहा है।
नहीं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इट। बहुत हद तक अभी देखिए ना, 3 चीजें नहीं थी जम्मू कश्मीर में, और ये बात नहीं है, ये एस्टैब्लिश्ड है कि जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो कश्मीर के लोकल पॉलिटिशियंस थे और जो सेपरेटिस्ट था, इनका एक लीग था। तो उस सारे प्रोसेस में सेपरेटिस्ट्स या टेररिस्ट्स ने जो भी एजेंडा सेट किया था, तो उसको कहीं ना कहीं टेसिटली जम्मू कश्मीर में जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सपोर्ट कर रही थी जी। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे कुछ ऑर्डर्स निकलते थे या नेग्लेक्ट करते थे जी। जिनके कारण से जो भी जेन्युइन इश्यूज थे उनको एड्रेस नहीं किया। ठीक है सुरेंद्र साहब, चूंकि आप कश्मीरी पंडित भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं और आप इन सब मामले को करीब से देखते भी रहे होंगे, हो सकता है कई बार शिकायत भी आपने की होगी प्रशासन से कि इस तरह का ये वाकया मौसूल हुआ है। अवैध मंदिर के संपत्तियों को लीज पर देने के मामले से जुड़ी हुई अगर खबर आपके मुतालिक मैं जानने की कोशिश करूं, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में कितने ऐसी संपत्तियां होंगी जो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से लीज पर दी गई होंगी, और जब अब जांच के निर्देश दे दिए गए हैं तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी मान लिया जाए कि होगी या फिर वो कसूरवार उन्हें ठहराया जाएगा? कितने मामले ऐसे सामने आए होंगे, कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, देखिए एग्जैक्टली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो वर्क कल्चर था जम्मू कश्मीर में, जो ट्रांसपेरेंसी का इशू था, जो अकाउंटेबिलिटी का इशू था, वो मिसिंग था। इन ऑर्डर्स से हमको ये एस्टैब्लिश करना है कि अभी एक स्टेट प्रिवेल कर रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करता है। तो जम्मू कश्मीर में जो विशेष रूप से जो कश्मीर में जिन लोगों ने भी जो टेम्पल्स की प्रॉपर्टी या गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से किसी से भी साठगांठ करके लीज पे दी थी, तो वो अभी रिव्यू होगा, उसको सिट में वो केस जाएंगे और फिर एक्शन हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है शिकायत हुई होगी ना सुरेंद्र साहब, इस मामले को लेकर शिकायत हुई होगी, जैसे कि आपने कहा कि 2022 से मामला है, ज़ेरे गौर है, आप निर्देश दिए गए। आपकी जानकारी में क्या कुछ है? जो मेरे पास जानकारी है कि कश्मीर में जो हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं वो 1468 के आसपास है, अराउंड 1500 ऐसी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कश्मीरी पंडित्स की हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या जिसको हम अहले हुदूद कहते हैं वो है। उसमें जो मेजर जो रूरल एरियाज में जो एरियाज हैं, और उनकी श्रीनगर में भी हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स हैं कि जहां जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज है उनको माफिया लोगों ने लीज पे दिया है और वो मिसमैनेज होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कंप्लेंट सरकार को गई थी और सरकार ने इस पे आज जो ऑर्डर भी निकाला है, आज शायद डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी ऑर्डर निकाला था कुछ दिन पहले जी। 5 ये जो मई के ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में जो जीएडी का ऑर्डर था, और जब सिट की भी बात आती है तो नेचुरली किसी भी ऐसे गंभीर मुद्दा को, सेंसिटिव मुद्दा को और टीथ मिलते हैं, तो ये सराहनीय है। क्योंकि आपने 1500 मंदिरों की संपत्ति के हवाले से बात कही कि आपकी जानकारी में है, इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे नेता भी अभी मांग करने लगे हैं कि तमाम धार्मिक स्थलों की संपत्ति की जांच हो, और अभी जो निर्देश दिया गया उसमें यह भी दिया गया है कि मंदिरों, गुरुद्वारों और इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं उनकी अपडेट सूची भी प्रस्तुत की जाए। वो इसलिए ताकि पता चल पाए कि कितने धार्मिक स्थल हैं जो संपत्ति अवैध तरीके से उन्हें लीज पर उनकी दी गई है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सिर्फ मंदिर की संपत्ति के अवैध रूप से हो रहे उपयोग को लेकर जो भी कदम निर्देश दिया गया है, आने वाले दिनों में जैसे कि अभी गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थल के अपडेट सूची को मांगा गया, तो हो सकता है कि इस मामले में आगे भी कदम उठाया जाए दीगर धार्मिक स्थलों को लेकर भी? नहीं, डेफिनेटली कदम उठाए जाएंगे और कदम उठाने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि कश्मीर हिस्टोरिकली एक कंपोजिट प्लुरलिस्टिक मिलियू में रहा है, और जब जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं वो चाहे गुरुद्वारा से संबंधित है, मंदिरों से संबंधित है, तो उनको अगर कहीं फॉल्सली लीज पर देकर कुछ लोगों ने उस पर नाजायज कब्जा किया है, ये उनको रिव्यू करके फिर वापस लाकर जो उनमें एक कह सकते हैं आपके ये जो माइनॉरिटीज हैं कश्मीरी हिंदू या सिख, उनकी कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो सकती है, और ये कॉन्फिडेंस रेस्टोरेशन एक बहुत बड़ा कदम है।
और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से एलजी प्रशासन ने अभी इस पे कुछ महत्वपूर्ण कदम लिए हैं और सीरियसली इनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में देखा जा सकेगा कि कई और कदम इस हवाले से एलजी प्रशासन उठाएगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मौजू पर, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। 5 का पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, 5 का पंच में लौटेंगे तो दूसरी खबर का करेंगे रुख। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की है। आदित्य नेगी ने राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक की है। चुनाव में 1 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, यानी जो उम्मीदवार होंगे वो जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होंगे तो 1 लाख तक की राशि वो खर्च कर सकते हैं। ऐसा जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक करते हुए फैसला लिया है। तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें तो इन दोनों ने कमर कस ली है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कई तरह की कमेटियां भी बना दी गई हैं। आपको कुछ देर पहले भी खबर के जरिए हमने बताया था कि कांग्रेस की तरफ से मीडिया इंचार्ज भी बना दिए गए हैं शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोशिशें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। उधर जिला निर्वाचन अधिकारी भी तैयारियों में मसरूफ है, फैसला करने में मसरूफ है। इस बीच खबर ये आ रही कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की है तमाम राजनीतिक दलों के साथ और फैसला लिया है कि चुनाव में 1 लाख तक प्रत्याशी उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार शिमला नगर निगम चुनाव के बिगुल बजने के बाद हम देख रहे हैं कि चाहे राजनीतिक दल हो या फिर जिला निर्वाचन आयोग है, उनकी तरफ से तैयारियां जारी हैं और दिशा निर्देश देने के लिए भी बैठकें ली जा रही हैं। जो राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई उसमें क्या खास बात रही रणवीर? जी हाँ, देखिए चुनावी सरगर्मियां जो है अब तेज हो गई हैं। जो दोनों दलों, जो मुख्य दल है उनकी बात करें तो उनके पार्टी कार्यालयों के बाहर खासी रौनक देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो टिकट के तलबगार हैं वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, अपने अपनी तरीके से अपनी बात जो है बड़े नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक आज भाजपा की बैठक की बात करें तो देखिए भाजपा काफी समय से रणनीति बना रही है। आज ये जानकारी आई कि वार्ड वाइज जो है बैठक भाजपा ने की है, रणनीति बनाई जा रही है, किस वार्ड में किसे चुनाव लड़वाना है, कौन मजबूत जो है दावेदार है, प्रत्याशी है और विरोध में कौन होगा, तो उस हिसाब से जो है तैयारी यहाँ पर की जा रही है। मुद्दे तो देखिए बात करें नगर निगम की तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस ने लगभग पूरी सरकार मोर्चे पर उतार दी है। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कैबिनेट, सीपीएस, विधायक, तमाम सारी कमेटियां कांग्रेस ने बनाई है और रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से अब ये चुनाव लड़ा जाना। देखिए सुक्खू सरकार का ये पहला इम्तिहान है, ये पहला चुनाव है और 2024 से पहले एकमात्र चुनाव है यहाँ नगर निगम शिमला में। तो बहुत कुछ यहाँ पर निर्भर रहेगा। कांग्रेस के पास एज बहुत है। कुछ जो कांग्रेस के नेता है इस वक्त हमारे साथ है, निशान ठाकुर हमारे साथ है, पीसीसी सचिव है। किस तरह की रणनीति है? भाजपा तो ये कह रही है कि सरकार तो डर गई है और कांग्रेस डर गई है, इसलिए ये हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं। कभी संशोधन लाया जा रहा है, वार्डों की संख्या कम कर दी जा रही है। कैसे लड़ेंगे आप, कैसी तैयारी है? कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ नगर निगम चुनाव जीतेगी और यहाँ पे शिमला में काबिज होगी। जिस तरह से 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक नई पहल की है हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन की, जिसके ऊपर वो खरी खोटी अपनी सही उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वो विधानसभा का चुनाव अलग था, ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। 10 साल से कांग्रेस नगर निगम की सत्ता से बाहर है। इतिहास देखे तो यहाँ दबदबा कांग्रेस का ही था। एज आपको जरूर है कि पूरे शिमला जिले की बात करें तो 8 में से 7 विधायक आपके हैं, यहाँ 2 मंत्री भी आपके हैं, 3 मंत्री हैं। इस बार भी पूर्ण बहुमत से नगर निगम पे कांग्रेस काबिज होगी क्योंकि काम अच्छे कर रही है। भाजपा अगर इन चुनावों से डरती नहीं तो वो ये आरोप ना लगाती कि ये 34 पे कर रहे हैं, वो बहानेबाजी कर रहे हैं, लोगों की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोगों की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं कि चुनाव में अब कम वक्त बचे हैं, 2 मई को मतदान होने हैं। प्रत्याशियों की अगर सूची की बात करें, उम्मीदवारों की सूची कब तक जारी करेगी कांग्रेस? चुनाव टाले क्यों?
वो ये चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। पहले नगर निगम के चुनाव होते थे विधानसभा चुनाव से पहले, कि ताकि लहर को रोकने के लिए, कांग्रेस की लहर को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। एक सेकंड सना, अपना सवाल दोहराएं। मेरा सवाल ये था रणवीर, चूंकि चुनाव को 23 से 24 दिन ही बाकी हैं, 2 मई को मतदान होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने अभी जारी नहीं की है। जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाती है तो वो कनेक्शन भी बनाते हैं जनता के साथ। तो अभी उम्मीदवारों की सूची को लेकर क्या कुछ कांग्रेस सोच रही है, कब तक जारी हो सकती है, उनसे जरा पूछिएगा। जी हाँ, देखिए इस हवाले से जो जानकारी निकल कर आई है, जो यहाँ जो कांग्रेस आला कमान है उसके साथ चर्चा की गई है, तो यहाँ पर 8 अप्रैल तक का समय दिया गया है। जो प्रत्याशी आवेदन करना चाहते हैं टिकट के लिए, अलग अलग जो 34 वार्ड है, तो उसके बाद कोई सूची जारी हो सकती है। इसको लेकर भी हम सवाल ले लेते हैं। 34 वार्ड है, कितने लोगों ने अब तक आवेदन किया है और क्या आपके प्रत्याशी यहाँ पर तय हो गए 34 के 34, या फिर उसमें भी आपको जो है मुश्किल आएगी, क्योंकि सत्ता है, सरकार है, तो जाहिर सी बात है टिकट के तलबगार कांग्रेस में कुछ ज्यादा रहते हैं। देखो जी, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस ने सबको 8 तारीख तक जो भी इच्छुक है चुनाव लड़ने के, उनको आमंत्रित किया है। उनसे आमंत्रित निवेदन किया है कि आप लोग जो भी इच्छुक लोग हैं वो हमारे पास प्रदेश कार्यालय में अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। जितने भी इच्छुक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कब तक आएगी पहली सूची? अब पहली सूची तो जब तक 8 तारीख के बाद, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, उसके बाद आपको जल्दी से जल्द सूची आ जाएगी। जी, जल्द से जल्द सूची आ जाएगी। लेकिन 8 अप्रैल की तारीख को लेकर वो बात कर रहे थे, वक्त की कमी है रणवीर। एक और खबर है जिस पर हमें जाना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और कांग्रेस लीडरों से, नेताओं से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से खबर है, पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सज्जाद अहमद और जहीर अहमद को गिरफ्तार किया है। दोनों कुपवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से 70 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है, जबकि लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पाकिस्तान से ये ड्रग्स भेजी गई थी और बैग पर पाक अफगान के निशान हैं। उल्लेखनीय है, आपको बता दें कि कल ही डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि नशे के खिलाफ पुलिस की जंग में अहम कामयाबियां मिल रही हैं और उसके बाद नशे के सौदागरों पर कहीं न कहीं शिकंजा भी कसता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास बातें रही। परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही नशा का कारोबार जम्मू कश्मीर में हो रहा है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि नशा तस्कर, ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार ना किए जाते हों। लेकिन अभी जो खबर जो कल मौसूल हुई वो ये, उसने तो होश उड़ा दिए। 70 करोड़ की हेरोइन जब्त होना, कैसे पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और अब पुलिस का क्या कुछ स्टैंड है, क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। इन दोनों नशा तस्करों से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल सना, सबसे पहले तो हम एक अहम अपडेट यहाँ पे देना चाहेंगे। इसमें एक तीसरी अरेस्ट भी आज हुई है। एक तीसरा मुलजिम जो इसमें इन्वॉल्व था, जिसका नाम राशिद कोहली बताया जा रहा है, इसका ताल्लुक भी अमदोही करना से ही है, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। उसकी गिरफ्तारी भी आज अमल में लाई गई है और तीनों जो ये मुलजमीन हैं, इनसे पूछताछ जो है पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन मेन एक्यूज जो सजाद बडाना जो इसमें बताया जा रहे हैं कि वही इसमें मेन किंग पिन है। देखिए, बहुत एक बड़ी ये कामयाबी कल पुलिस को उस वक्त मिली थी जब राजबाग कुर्सू इलाके में उन्होंने छापा मार के जो एक रिहाइश इसमें रेंटेड बेसिस पे जो करना के ये 3 लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो इनके कब्जे से वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में, मुझे लगता है श्रीनगर में इतनी बड़ी तादाद में पहली बार शायद इतनी रिकवरी हुई हो कि 70 करोड़ के करीब जो है हेरोइन, जो इंटरनेशनल वैल्यू है इस हेरोइन का, उसके करीब जो है वहाँ पे जब्त कर दिया गया। और साथ में बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि जो वहाँ पे जो बैग्स पे एयर मार्किंग्स वहाँ पे मिली है पाक अफगान की, और वो भी एक चौंका देने वाली बात नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये साफ पहले से ही यहाँ है कि जो नार्को टेररिज्म है यहाँ पे किस तरह से उसकी फंडिंग वगैरह होती है, कहाँ से वो ड्रग्स वगैरह यहाँ पे आते हैं और जो पैसा वहाँ उससे आता है वो किस सिमत जाता है और किन किन एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, वो पहले ही जो है यहाँ पे आया है। और पुलिस बार बार कहती रही है कि जो मिलिटेंसी जो ऑपरेशंस वगैरह यहाँ पे हुआ करते थे, आज तो काफ़ी उसमें कमी आई है। लेकिन उनका बैकिंग करने का, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको देने के लिए ये सारे
नार्को टेररिज्म के हरबे हैं ये पाकिस्तान की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। पिछले अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो 3 सालों में काफ़ी इजाफा इनमें ज़्यादा हुआ है। हमने देखा कि न सिर्फ बॉर्डर्स के ज़रिए ये ड्रग्स यहाँ पे स्मगल किए जाते हैं, बल्कि कई इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं जिसमें ड्रोन ड्रॉपिंग के ज़रिए भी जो है इस तरह के जो स्मगलिंग की गई ड्रग्स की यहाँ पे ये जो आगे इसका रास्ता रहता है, यहाँ से ये ड्रग्स पंजाब की तरफ जाते हैं और बाद में पूरी देश में इनको फैलाया जाता है। अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें, जो यहाँ पे ड्रग्स का चैनल भी काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पे जो हाल ही रिपोर्ट भी पार्लियामेंट पेश गई, 8 लाख के करीब जो यहाँ पे जो नौजवान हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, खुद यहाँ पे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। इस मामले में अपडेट के मुताबिक जैसा कि परवेज ने कहा कि तीसरी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और ये भी कश्मीर के कुपवाड़ा के करना से ही ताल्लुक रखता है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। बहुत शुक्रिया परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। 5 का पंच में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।